नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आपने नेताओं के चेहरे तो सुबह से देखे ही हैं। एक दिलचस्प चेहरा क्रिकेट के महेंद्र सिंह धोनी पहुंचे हैं रांची में वोट डालने के लिए। सत्यजीत, देखिए अंजना बिल्कुल ये पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं कैमरा ग्लेयर में है। तमाम जो मीडिया के लोग हैं कवर करना चाहते हैं, एक झलक पाना चाहते हैं। अब उनकी जो ये गाड़ी है उसको और आगे लाया जा रहा है। जेवीएम स्कूल है, जेवीएम फैमिली स्कूल, जो आपने देखा होगा रियल लाइफ में इसी पे धोनी द अनटोल्ड स्टोरी बना था। इसी स्कूल में वो पढ़ते भी थे, इसी में उनका बूथ है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट यानी क्रिकेटिंग आइकन तो है ही है। ये देख सकते हैं लैंड रोवर गाड़ी से यहाँ पहुंचे हैं। एक बार हम दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए बाएं वाले सीट में, बाएं सीट पे बैठे हुए हैं महेंद्र सिंह धोनी। ये देख सकते हैं वहां सामने जो है पिलियन सीट पे है वो। अब यहाँ देखिए वहां पे उस साइड आप देख सकते हैं। और अब जो है वो उतरेंगे यहीं पे अपने माता पिता परिवार के साथ वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं और एक लाउड एंड क्लियर मैसेज डिसेमिनेट कर रहे हैं कि जिस तरह से वो क्रिकेटिंग आइकन है उसी तरह से उनको इस बात का भी एहसास है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है उसका निर्वहन करना कितना जरूरी है। तो वो अब यहाँ तक उनकी गाड़ी लाई गई है, स्कूल के बिल्कुल पोर्च तक, पोर्टिको तक पहुंचाई गई है। देख सकते हैं आप यहाँ, और आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लगातार। जो है ये देखिए यहाँ पे गाड़ी उनकी जो है बिल्कुल आगे तक ले जाई जा रही है, क्योंकि जो फैंस हैं वो भी उनके साथ सेल्फी लेने के लिए यहाँ पे देर से इंतजार कर रहे हैं। उनका जो शेड्यूल था उसको जानते थे वो, और वहाँ यहाँ पहुंचे हैं उनके एक झलक पाने के लिए। अब जो है देखिए यहाँ पे यहाँ ये देखिए, ये सामने से आप देख सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी को अभी भी जब लोग देख रहे हैं तो उतने ही जोरदार तरीके से उनका झलक पाना चाहते हैं और उनके साथ फोटो खिंचवाना और सेल्फी लेना। ये देखिए कैसे चीयर किया जा रहा है, जबरदस्त जो है हल्ला गुल्ला के बीच वो उनको अब अंदर जा रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी वोट कास्ट करने के लिए पूरे परिवार के साथ पहुंचे हैं। माता पिता, साक्षी जो है उनको भी देखा गया, साक्षी पीछे बैठी हुई थी, साक्षी निकल गई है वोट कास्ट करने के लिए। तस्वीर आज की मानी जाएगी क्योंकि राजनीति अपनी जगह पर है, लेकिन जब क्रिकेट स्टार, एक क्रिकेट के आइकन इस तरह से आते हैं तो लोगों का जो उत्साह है उनको देखने के लिए भी, लेकिन ये सब लोकतंत्र के पर्व में ही शामिल हो जाता है। मेरे शहर रांची की तस्वीरें हैं। महेंद्र सिंह धोनी से नाम और रोशन ये शहर है और धोनी अपना वोट डालने के लिए वहां पर पहुंचे। ये तस्वीरें आप वहां की दिखाते रहिए। अनंतनाग सीधे लिए चलते हैं। अनंतनाग से हमारे सहयोगी मीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनंतनाग के नंबर्स, संजय जी इस पर मैं आपसे भी कमेंट लूंगी और आशुतोष जी आपसे भी, हमारे सहयोगी वहां से जुड़ रहे हैं। वोटर्स में जबरदस्त उत्साह है। पिछली बार 2019 में 8.98 9% के आसपास वहां पर वोटिंग हुई थी मीर, और इस बार आप देखिए कि अभी ही 23% के पार जा चुका है। मतलब ये लोकतंत्र में लोगों का भरोसा दिखाता है सीधा सीधा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। पिछली बार काफी कम वोटिंग परसेंटेज था, हालांकि तब जो है डिलिमिटाइजेशन भी नहीं हुई थी। साउथ कश्मीर, अनंतनाग सिर्फ कश्मीर में तक सीमित था, लेकिन डिलिमिटाइजेशन के बाद अब पुंछ राजौरी भी है तो वहां के नंबर भी आ रहे हैं और अभी तक 24% जो है पोलिंग हो चुकी है। बारामूला में रिकॉर्ड बना था पिछले फेज में। इस बार जो है उम्मीद बंदी थी कि साउथ कश्मीर जो है पिछले जो गलत रिकॉर्ड बने हुए थे उनको ठीक करेगा, और वही बिल्कुल हो रहा है। सुबह से ही कतारें जगह जगह, हमने कई लोगों से बात की। अब लोग एहसास कर रहे हैं कि उनका वोट बहुत जरूरी है, उसकी अहमियत है। पिछले 5 साल में आप इसको कह सकते हैं कि रिटर्न ऑफ जो है डेमोक्रेसी है कश्मीर के लिए, क्योंकि कोई बड़ा इलेक्शन नहीं हुआ। तो लोग अब समझ रहे हैं कि वोट जरूरी है। अगर उनको बदलाव लाना है तो वो वोट के थ्रू ही कर सकते हैं। जानते हैं कि अपने रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। जो एक ब्यूरोक्रेटिक राज है अभी, वो चेंज होना चाहिए, वो भी लोग चाहते हैं और वोट के थ्रू ही वो करेंगे। तो बम्पर वोटिंग, और शाम तक उम्मीद है कि ये जो वोटिंग परसेंटेज है 50 पार कर जाएगी, वही जो है एक्सपर्ट्स मान रहे हैं। लेकिन फिलहाल 11 बजे तक ही 24% पोलिंग हो चुकी है। यहाँ इसी पर एक कमेंट आप दोनों से ले लेते हैं मीर। यहाँ पर स्टूडियो में जो भी हमारे साथ मौजूद है दोनों एक्सपर्ट्स। संजय जी, ये जो जम्मू कश्मीर में हम देख रहे हैं, क्या इसको हिस्टोरिक माना जा सकता है?
क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी आज तक के इंटरव्यू में यही कहा कि 370 के हटने के बाद लोकतंत्र में लोगों का भरोसा मेरी सबसे बड़ी जीत है। कई जगहों पर तो मतलब आपने देखा है ये बीजेपी लड़ भी नहीं रही है चुनाव में, लेकिन वोटिंग परसेंटेज कितने बड़े उत्साह की बात। निश्चित रूप से जिस तरह की लंबी लाइनें लगी हुई और इस वक्त जो वोटिंग परसेंटेज आ रहा है ये तो उत्साहजनक है और लोकतंत्र में लोगों की बढ़ती आस्था और भागीदारी का सूचक है। लेकिन मुझे नहीं लगता इसका सीधा सीधा संबंध इस बात से है कि धारा 370 हट गया। ये जरूर है कि धारा 370 हटने के बाद काफी लंबे समय तक लोग अपने घरों में थे और उन्हें लोकतंत्र में भागीदारी का ये पहला मौका है। उत्साह जरूर है और लोगों की बढ़ती हुई भागीदारी इस बात की ओर इशारा कर रही है कि लोग बढ़ चढ़कर मतदान कर रहे हैं। आशुतोष जी, आपको क्या लग रहा है? नहीं, ये निश्चित तौर पर एक अच्छी खबर है और मुझे लगता है कि 1987 के बाद से सबसे ज्यादा पोल परसेंटेज दिखाई पड़ रहा है। लेकिन मैं संजय जी की इस राय से पूरी तरीके से सहमत हूं कि इसको बहुत ओवर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। उसका कारण बहुत सिंपल है, वोट देना और उसके बाद ये समझ लेना कि वहां पे जो पॉलिटिकल क्राइसिस है वो पूरी तरीके से खत्म हो गई है या वहां पे मिलिटेंसी खत्म हो गई है या वहां पे जो आतंकवाद की खबरें वो खत्म हो गई, वो अगर हम समझने लगेंगे तो शायद हम बहुत ओवर एस्टिमेट करेंगे। एक काउंटर इस पे करती हूँ आपसे, आपको क्या लगता है जब पहले वोटिंग कम होती थी तो उसकी वजह क्या थी? क्या आतंकवाद का भय यहाँ पर रहता था? क्या एक्सट्रीमिस्ट का भय नहीं होता था जिसकी वजह से लोग घरों से वोट डालने के लिए नहीं निकलते थे? उसके दो कारण थे। एक तो पहला कारण ये था कि उस वक्त जो वहां के कुछ संगठन थे, जो सेपरेटिस्ट संगठन थे, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस वगैरह, ये कॉल देते थे वो पोलिंग के बायकॉट। वर्चस्व खत्म हो गया है, वो तो पूरी तरीके से खत्म हो ही चुका वहां पे। तो अब वो कॉल नहीं है क्योंकि उसमें डर ये होता था कि अगर आप वोट करने जाएंगे तो भी मारे जाएंगे, नहीं तो, और अगर आप नहीं करने जाएंगे तो भी आपके ऊपर होगा। लेकिन चूंकि उन लोगों का रहना वहीं होता था, मिलिटेंट्स और वो सारे लोग वहीं रहते थे, वो सारे नेता जो लोकल सेपरेट नेता वो भी वहीं रहते थे, तो लोगों के अंदर डर था। और डर, देखिए कश्मीर एक बहुत ही अलग तरीके की जगह, वहां पे जो आम आबादी है वो दोनों तरफ से मारी जाती है। मैं ये नहीं मानता कश्मीर की पूरी आबादी जो है वो स्वतंत्रता की बात करती है या पाकिस्तान से मर्ज करने की बात करती है। वहां की आबादी को उसमें सांस लेना पड़ता है और उसको मिलिटेंट की तरफ से भी मार पड़ती है, उसको सुरक्षा बलों की तरफ से भी मार पड़ती है। सूचक है ना उनका निकलना इतनी भारी तादाद में, सूचक है कि अब वो दोनों तरफ से नहीं मारे जा रहे हैं। अगर ऐसा है, अब उन्हें लग रहा है, उनको भय नहीं है कि अंजना, अगर ऐसा है तो बीजेपी को तीनों जगह चुनाव लड़ना चाहिए ना, क्योंकि तब तो बीजेपी को इस बात को क्रेडिट मिलता है कि आपने धारा 370 करके शांति कर दी, लोग आपके साथ खड़े, आपने तीनों में चुनाव नहीं लड़ा। ये अपने आप में उन्होंने गलत काम किया। बीजेपी का प्रवक्ता ही दे सकता है, लेकिन इतना जरूर मैं मानती हूं कि हाई वोटिंग परसेंटेज ये साफ इशारा कर रहा है कि लोगों के मन से भय हटा है और वो अपना वोट डालने के लिए आ रहे हैं। ये बेसिक है, ये सिंपल है, इसमें कोई इफ बट आर्ग्यूमेंट ज्यादा हो नहीं सकता है। कौन सी पार्टी फायदा उठाएगी नहीं, ये तो जनता को तय करना है। गृहमंत्री अमित शाह की रैली हो रही है, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। विधानसभा के प्रत्याशी भाई देवेंद्र जी भुट्टो जी, गगरेट से श्री चैतन्य शर्मा जी, बड़सर से इंद्रदत्त लखनपाल जी, मंच पर बैठे हुए हमारे सारे नेतागण, श्रीमान सतपाल सिंह सत्ती हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, और आज इस विशाल जनसभा में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों बहनों, सबसे पहले चिंतपूर्णी मां को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ये देवभूमि में स्थित सभी देवी देवताओं को गसोतेश्वर महादेव मंदिर, माता नैनो देवी मंदिर, ज्वाला देवी मंदिर, बाबा बालकनाथ का स्थान, ये सभी स्थित स्थानों को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, 5 चरण का चुनाव हो चुका है, आज छठे का वोटिंग चालू है। 5 चरण का परिणाम जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? देखो भाई,
5 चरण में मोदी जी 310 पार कर गए हैं, 310। और एक छठे और 7वें ने 400 पार कराकर मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। तो भाइयों बहनों, 400 पार की जिम्मेदारी किस पर है? ये 7वें चरण वालों पर 400 पार की जिम्मेदारी है, याद रखना। भाइयों बहनों, हमारा तो 400 पार हो रहा है। राहुल बाबा फिर एक बार 40 के नीचे सिमट रहे हैं, 40 के। और हमारे 3 विधानसभा के प्रत्याशियों को जिता दो, यहां पर भी कमल फूल की सरकार बनेगी। बनानी है या नहीं बनानी है? जोर से बोलो, बनानी है या नहीं बनानी है? अगर कमल फूल की सरकार बनानी है, ऊपर और नीचे दोनों जगह हमारे चारों प्रत्याशियों को जिताना है, ये याद रखना भाई। भाइयों बहनों, आज जब मैं यहां आया हूं तब हमीरपुर वालों को एक बात कहना चाहता हूं। मैं देश भर में अनेक जगह पे सभा करने जाता हूं, तब कहते हैं कि अमित भाई हमारे सांसद को मंत्री बना देना। सारे देश भर में कहते हैं, मगर हमीरपुर वालों, मोदी जी ने आपको बना बनाया मंत्री देने का काम किया है। अनुराग भाई को मैं सालों से जानता हूं। युवा मोर्चे में मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था, मेरे साथ काम किया, क्रिकेट एसोसिएशन में काम किया, और अब मोदी जी के मंत्रिमंडल में मोदी जी के साथी के रूप में काम कर रहे हैं। हमीरपुर वालों, दिया लेकर भी ढूंढोगे ना तो ऐसा सांसद नहीं मिलेगा, याद रखना मेरी बात। जिन्होंने न केवल अपने क्षेत्र की चिंता की, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और विशेषकर देश भर के युवाओं को भाजपा के साथ लामबंद करने का काम हमारे अनुराग ठाकुर ने किया। खेल के क्षेत्र में भी अनुराग जी का बहुत बड़ा योगदान है। जतन कर रखना, बहुत बड़ा नेता आपके पास भारतीय जनता पार्टी ने भेजा है। हमीरपुर वालों, आज हमीरपुर का भर कर विकास हुआ। वैसे भी मोदी जी हिमाचल के लिए कुछ ज्यादा ही लगाव रखते हैं। हिमाचल पर मोदी जी का बड़ा प्यार है भाइयों, बड़ा प्यार है। कई बार तो हमारे गुजरात वालों को ईर्ष्या होती है कि मोदी जी गुजरात के हैं या हिमाचल के, इतना प्यार करते हैं। और अनुराग जी ने भी बड़े प्लानिंग के साथ इस क्षेत्र के विकास के लिए काम किया। 10,000 करोड़ से कीरतपुर नहर चौक 4 लेन रोड, 1300 करोड़ से हमीरपुर मंडी खंड का चौड़ीकरण। गृह मंत्री अमित शाह हमीरपुर में अनुराग ठाकुर के लिए रैली करते हुए उन्होंने तमाम काम सरकार के गिनाए हैं। इसी के साथ एक बार फिर से ये कहा है कि 310 सीटें पार कर चुके हैं नरेंद्र मोदी पार्टी के लिए। 400 पार का जिम्मा अब छठे और 7वें फेज में लोगों के कंधों पर